हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रतीक का सामान्य परिचय। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रतीक शब्द को अंग्रेजी में सिंबल कहा जाता है। किसी चिन्ह, ध्वनि, संकेत अथवा वस्तु द्वारा किसी अप्रस्तुत वस्तु को सूचित करना इसका सरल अर्थ है। 3 रंगों वाले एक विशेष प्रकार के ध्वज को लेकर चलने वाले को हम भारतीय कहते हैं। गले में लटके क्रॉस या सलीब प्रतीक के आस्तिक ईसाई होने का सूचक है। मनुष्य जीवन का शायद ही ऐसा कोई पक्ष होगा जहां वह अपने व्यवहार, क्रिया, अंतर संबंध, दर्शन आदि में प्रतीक का प्रयोग ना करता हो। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा प्रतीकों का सहारा लेता है। डॉक्टर आनंद प्रसाद दीक्षित के अनुसार किसी अन्य स्तर की समानुरूप वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है। प्रतीक शब्द का मौलिक अर्थ तो व्यक्ति, विषय, क्रिया विशेष आदि को प्रत्यक्ष करने वाले शब्द, चिन्ह, संकेत अथवा पदार्थ आदि का प्रयोग है। विस्तृत रूप में यातायात का नियंत्रण करने वाले हरे व लाल चिन्ह, अस्पताल में रोग शोक में अलग अलग चिन्हों का भी प्रयोग होता है। राष्ट्रीय सूचक के लिए जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय गीत आदि सभी प्रतीक ही तो हैं, जिनको हम हमेशा अगोचर या अप्रस्तुत को सहचर्य और सहमति के द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं। मानव भाषा में प्रयुक्त शब्द, लिपि तथा अन्य भाषा चिन्ह, डाक टिकट, तार के संकेत, मुद्रा और धार्मिक मतवादी क्रियाओं से संबंध कर्मकांड भी सभी प्रतीक के प्रयोग के उदाहरण ही है। सभी जातियों व पुराणों में देव की परिकल्पना, उनका स्वरूप, लक्षण, वाहन, स्वभाव आदि सब प्रतीकवादी संकेत ही तो हैं। डॉक्टर चंद्रकला के अनुसार शब्दार्थ मिलने से जो भाव स्पष्ट होता है वह शब्दों की पहचान पर अवलंबित होता है। प्रतीक से शब्दों के अंतर्गत में बैठकर उसके मर्म को समझने के साथ उसमें नए अर्थों की उद्भावना भी संभव होती है। सामान्यतः प्रतीक 2 प्रकार के होते हैं। पहला संदर्भिय और दूसरा संघनिठ। व्यवहारिक जीवन में दोनों प्रकार के प्रतीकों का वर्णन मिलता है। संदर्भिय प्रतीक में पूर्व योजना के आधार पर किसी तथ्य, घटना, स्थिति आदि के लिए प्रतीक मान लिया जाता है और इसके बाद वह सर्व प्रचलित और सर्वमान्य हो जाता है। गणित में जमा, गुणा, घटा आदि के चिन्ह लिखे जाते हैं और प्रतीक के रूप में यह कहीं भी प्रकट कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार भाषा के शब्द, लिपि चिन्ह, राष्ट्र ध्वज, तार संदेश के प्रयुक्त संदेश, परिवहन विभाग के चिन्ह, रासायनिक तत्वों के चिन्ह संदर्भीय प्रतीक होते हैं। संघनित प्रतीकों के उदाहरण धार्मिक मतावली कार्यों में मनोवैज्ञानिक विवशता जन्य प्रक्रियाओं में मिलते हैं। ऐसे प्रतीक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या व्यवहार के स्थानापन्न से संघनित रूप होते हैं। चेतन और अवचेतन संवेगात्मक तनावों से मुक्त प्रसरण में सहायता देते हैं। इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। हिंदू परंपरा में लक्ष्मी को धन संपन्नता
और परिणामित सुख संतोष प्रदान करने वाली देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। लक्ष्मी कमल के फूल पर स्थित परिकल्पित हुई है और कमल हमेशा जल में खिलता है और संभव हो सकता है। प्रतीकवाद के रूप में साहित्य और कला के एक सशक्त आंदोलन के रूप में प्रतीकवाद का आरंभ 1860 से 1880 के बीच फ्रांस में हुआ। रस्किन और टॉलस्टॉय ने कला साहित्य में जिन हंसोन्मुखी प्रवृत्तियों का विरोध किया, वह प्रवृत्तियां सर्वप्रथम प्रतीकवाद के रूप में फ्रांस में फ्लाबेर और जोला के विचारों के रूप में व्यक्त हुई। यह आरंभ में उस युग की प्राकृतिकवाद के विरुद्ध इन संवेदनशील युवकों की सशक्त अंतर्मुखी प्रक्रिया का परिणाम था। इतिहास की दृष्टि से इस तथ्य को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, प्रत्यक्ष प्रतिभा द्वारा वस्तु तथ्य का सीधा प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा, प्रतीकों के द्वारा उसी वस्तु के तथ्य की आदर्शात्मक प्रस्तुति एवं व्याख्या। 19वीं शती विज्ञान की उन्नति का युग था। इसके परिणाम स्वरूप तर्क का और भौतिक तथ्यपरकता का अतिरेक होता गया। पाश्चात्य मनीषी उसी के आधार पर रचित और विकसित होती गई। यथार्थवाद की ओर उन्मुखता बढ़ी, इसलिए प्रभाववाद और प्रकृतिवाद का कला तथा साहित्य में प्रसार हुआ। कला को व्यावसायिक लाभ की वस्तु बनाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध उनकी अंतर्मुखी प्रतिक्रिया और अंध विरोध की परिणति प्रतीकवाद के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। 1885 के बाद इस विचारधारा का तीव्र गति से प्रचार एवं प्रसार हुआ। बाह्य जगत के यथातथ्य चित्रण के स्थान पर प्रतीकात्मक संकेतों, प्रतीकात्मक संदर्भों और अलंकार के द्वारा कल्पना संकेतों के प्रस्तुतिकरण की प्रवृत्ति का विकास हो गया। 1886 का वर्ष प्रतीकवाद की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वर्ष 18 सितंबर को कवि जान मोराय द्वारा सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी पत्रिका प्रकाशित हो गई। इसके बाद प्रतीक की सृजनात्मक प्रवृत्ति का रेखांकन होता है। इसी के अनुसार अनेक कलाकृतियों और साहित्यिक रचनाओं का भी प्रकाशन होता है। चित्रों की प्रदर्शनियों का भी आयोजन होता जाता है। प्रतीकवादी रचना भावात्मक होनी चाहिए और भाव को व्यक्त करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए। उसे भाव, रूप एवं आकार उसका लक्ष्य होना चाहिए। इसी में प्रतीकवादी होने की सार्थकता मानी जाती है। सन 1891 में अल्बर्ट ओरिएट ने एक लेख में प्रतीकवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी कलाकृति के लिए 5 बातें आवश्यक हैं। पहला, वह भावात्मक हो, क्योंकि उसका प्रयोजन एक भाव को व्यक्त करता है। दूसरा, वह प्रतीकात्मक हो, क्योंकि वह भाव को रूपाकार के माध्यम से प्रकट करेगी। तीसरा, वह संश्लेषात्मक हो, क्योंकि वह उन रूपाकारों के सामान्य प्रेषणीय उपकरण के रूप में घटित करेगी। चौथा, वह विषय परक हो, क्योंकि उसमें विषय के रूप में न आकर कलाकार द्वारा भावग्रहित भाव संकेत के रूप में होगा। चौथा, वह अलंकरणात्मक हो, क्योंकि ये विशेषताएं ही अलंकारिक कला की विशेषताएं होती है। मलारमे का विचार है कि कवि जब काव्य रचना में संलग्न होता है तब वह मात्र कवि रहता है और उसका मानव स्वभाव, व्यक्तित्व और निजी संबंध तिरोहित हो जाता है। वह में की घनीभूत अनुभूतियों के माध्यम से आध्यात्मिक जगत
का उद्घाटन करता है। अपने विचारों और रचनाओं के कारण मलारमे को प्रतीकवादियों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। 19वीं शताब्दी के अंत में प्रतीकवाद अपने उच्चतम विकास पर था और फ्रांसीसी काव्य में इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। प्रतीकवाद का प्रमुख केवल फ्रांस तक ही नहीं रहा, बल्कि यह समस्त यूरोप भी हो गया। बेल्जियम में अनेकों प्रतीकवादी कवि हुए। उस समय के प्रतीकवादियों में बैलेरी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। उसके काव्य में चिंतन का समावेश था। बैलेरी के काव्य में बुद्धि और भावना का तालमेल मिलता है। 19वीं शताब्दी में प्रतीकवादी प्रवृत्ति का प्रभाव मंद हो गया और धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया। प्रतीकवादी कवियों ने अपनी कविताओं में ध्वनि और बिंबों के माध्यम से परोक्ष या अप्रस्तुत की व्यंजना का उपक्रम किया। प्रतीकवादी कवि काव्य में संगीत को महत्वपूर्ण समझते हुए भी छंद मुक्ति के समर्थक थे। उनका मत था कि विशिष्ट अनुभूतियाँ सामान्य भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए अभिव्यंजना की नई संकेतात्मक प्रणाली आवश्यक है। इसी के परिणाम स्वरूप नए प्रतीकों एवं बिंबों की खोज की गई। वास्तविकता तो यह भी थी कि प्रतीकवाद के पास कोई ठोस दार्शनिक भूमि नहीं थी और ना ही कोई राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा। इसके विचारकों की रचनाओं में कुछ अंतर विरोध भी थे, जिसके कारण प्रतीकवाद का कोई सिद्धांत नहीं बन सका। वह केवल एक अभिव्यक्ति शैली का ही माध्यम था। उसे केवल आज भी एक वाद के रूप में ही माना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रतीक के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।